होके मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। जी हाँ बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल आपकी पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका 21 तारीख का एग्जाम होने वाला है साइंस का, उसका मॉडल पेपर इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहने वाले हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आपके जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है बच्चों, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी चीजें इसमें नई आपको सीखने को मिलने वाली हैं। देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, F=R/2। ये आपका सही रिलेशन होता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, R=2 F, ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों। तो जो आपका इसमें दिया रहेगा वैसे हमने लिखना होगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन F=R/2 दिया हुआ है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन, उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि R, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, R क्या होगी जिसकी फोकस दूरी क्या है आपकी, F का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है, राइट। तो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा कि F जो है आपका दिया हुआ है 10 है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर आपका, यहाँ पे देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है, R=2 F। तो R बराबर आपका 2 गुना F कितना है, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, 3 नंबर, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? तो सही आंसर इसका है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उस कारण से आकाश का रंग हमको नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस है, फोकस दूरी दी हुई है F=20 सेंटीमीटर, और इसकी क्षमता को हम लोग लिखते हैं P से, P=1/F होता है डियर, जहां F आपका मीटर में होना चाहिए। तो अब वैल्यू रख देंगे 1/F, यहाँ सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 जैसे ही करिएगा तो 1/5 इतना मीटर आ जाएगा। यहाँ F जो है आपका मीटर में होना चाहिए, इसलिए 20 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल लिया। अब 1/1/5 मीटर हो जाएगा, बराबर आपका आ गया 5 डायोप्टर। चूंकि लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक होता है डायोप्टर, और चूंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, सो F का मान यहाँ पॉजिटिव लेना है, तो D का मान आपका आएगा +5D। ऑप्शन नंबर कौन सा, D वाला सही हो जाएगा। 4 के बाद 5 नंबर देखो बच्चों, बहुत सारा बढ़िया बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन हम लोग इसका देखने वाले हैं। देखिए, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2F दूरी पर, कभी कभी इसको 2F1 भी कहते हैं, दूरी पर रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो देखिए, इमेज ही आपके सामने दिख रही होगी, 2F1 पर ये जो दूरी है ये आपकी 2F दूरी कहलाएगी, फोकल डिस्टेंस का 2 गुना। तो इमेज भी आपकी फोकल डिस्टेंस की जो है 2 गुनी दूरी पर ही बनता है। ये आपका इमेज हो गया, राइट, इमेज आपका हो गया। तो बी डैश आपका इमेज हो गया। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2F दूरी पर इसका इमेज यानी प्रतिबिंब बनेगा। चलिए 6 नंबर देखिए, स्वस्थ आंखों के लिए जो दूर बिंदु होता है, फार पॉइंट बोलते हैं, FAR, फार पॉइंट। तो फार पॉइंट कहां होता है, इन्फिनिटी पर होता है, अनंत पर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये जो हमारी ह्यूमन आई होती है, यानी कि आंख जो होती है, मानव नेत्र, उसकी जो दृष्टि क्षेत्र का विस्तार होता है वो उसकी बात कर रहा है। तो दृष्टि क्षेत्र का जो विस्तार होता है मिनिमम, यानी कि जो मिनिमम सबसे नजदीक की वस्तु होती है वो कितनी दूरी पर रहे ताकि हमारी आंखों पर बिना लोड पड़े हुए आसानी से हम उसको देख सकें, तो वो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, और आगे वाली दूरी होती है वो अनंत पर, कहां पर, अनंत पर होती है, राइट। तो यहाँ पे जो रेंज होती है ह्यूमन आई की वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक होती है। 25 सेंटीमीटर को हम लोग निकट बिंदु बोलते हैं, ध्यान रखना बच्चों, निकट बिंदु, और जो अनंत होता है उसको हम लोग कहते हैं दूर बिंदु, राइट। तो ये भी बात आप ध्यान रखिए, कभी कभी निकट बिंदु ही पूछ सकता है, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कह सकते हैं। तो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, मानव नेत्र द्वारा
किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कॉर्निया, आइरिस, पुतली, रेटिना। तो देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए फिगर में दिखा रहा हूं मानव नेत्र का। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपकी अंदर वाली लेयर है, आप फिगर में देख पा रहे होंगे, जहां पे ये मैं नीला नीला खींच रहा हूं, ये अंदर वाली लेयर जो दृष्टि पटल लिखा हुआ है, देखिए इसी को हम लोग रेटिना कहते हैं। दृष्टि पटल या फिर रेटिना, इसका दो नाम है। तो कहां बनता है, दृष्टि पटल पर या फिर रेटिना पर। तो इसका सही आंसर क्या होता है बच्चों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मानव नेत्र में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ ओम का नियम दिया हुआ है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, यही आपका जिसमें लिखा हुआ है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ये सही होगा। कभी कभी इसको आई के रूप में बदल देगा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा, या फिर R इक्वल टू लिख देता है V अपॉन आई। तो इस तरह से जो भी आपका सही रहेगा वो हमको करना होगा। 9 नंबर देखिए, प्रतिरोध का मात्रक तो होता है क्या, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ये आपका प्रतीक है। और यहाँ पे इस तरीके से पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, किलोवाट घंटा, KWH बोलते हैं किलोवाट घंटा। इसको हम लोग एक यूनिट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक यूनिट। होता क्या है ये, एक्चुअली पावर जो होती है P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, राइट। पावर यानी कि जो शक्ति होता है, शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, या फिर इसको हम लोग वाट कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ अब यहां से जैसे ही हम W इक्वल टू या फिर लिख सकते हैं, तो W इक्वल टू पी इंटू में टी बन जाएगा। W क्या है, वर्क है, वर्क यानी कार्य, कार्य ही क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है। सो एनर्जी जो हो जाएगी, एनर्जी इक्वल टू पी इंटू में टी, राइट, क्योंकि ऊर्जा जो होती है वही ऊर्जा जो है किया गया कार्य ही ऊर्जा का रूप होता है। तो यहाँ पे पी का मात्रक होता है क्या, वाट, और इंटू में टी होता है समय। समय को हम लोग सेकेंड, वाट सेकेंड, या फिर वाट घंटा, वाट घंटा, राइट। अब वाट घंटा है तो 1 किलोवाट घंटा, 2 किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा हमको क्या समझ में आया, ये एनर्जी का मात्रक है। तो क्या सही हो जाएगा बच्चों, इसमें विद्युत ऊर्जा का ये मात्रक होता है, ध्यान रखना। वाट घंटा या फिर किलोवाट घंटा, WH या फिर KWH, इसी KWH को एक यूनिट भी कहते हैं, राइट। तो ये हमारी घरों में जो विद्युत ऊर्जा खपत होती है उसका मात्रक होता है, किलोवाट घंटा। देखिए 11 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है उसको टेस्ला कहते हैं। इसका और भी मात्रक होता है, इसको हम लोग वेबर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, कभी कभी ये भी लिख करके आता है, या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसका एक मात्रक और होता है गॉस बोलते हैं, राइट। तो यह ध्यान रखना, ये इतने मात्रक होते हैं, गॉस, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला, राइट। तो एसआई मात्रक की अगर बात करता है तो एसआई मात्रक आपका बच्चों क्या हो जाएगा, टेस्ला ही होता है। सही आंसर ए हो जाएगा। बढ़िए आगे देखिए, यहाँ पे ओम किसका, प्रतिरोध का है। एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। वोल्ट एम्पियर आपका, यहाँ वोल्ट और एम्पियर यानी कि VI, राइट। P इक्वल टू हो जाता है VI, P इक्वल टू VI होता है। तो ये शक्ति का मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। तो ऐसा कौन करता है, डायनेमो, या हम लोग कह सकते हैं जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या हम लोग विद्युत जनरेटर भी इसको कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डायनेमो, या विद्युत जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विद्युत जनित्र भी कहते हैं, या विद्युत जनित्र, या फिर सिंपली जनरेटर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा, क्योंकि पीएच मान जो होता है वो आपका एक स्केल होती है जिसपे आपका 1 से लेकर के 14 तक के नंबर रहते हैं, बीच में आपका 7 रहता है। 7 उस विलयन का पीएच होता है जो कि क्या होता है, उदासीन होता है बच्चों। और अगर 7 से कम रहेगा पीएच मान तो वो अम्लीय होता है, अम्लीय होगा। और 7 से अधिक रहेगा तो वो क्या बन जाता है, क्षारीय विलयन होता है। तो हमारा जो है पानी वो ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है, इसलिए हमारा जो पानी का पीएच होता है वो क्या होगा, 7 सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खाने का जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3, जिसको हम लोग इसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं।
सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसमें H रहता है, राइट। और ऊपर वाला जो है ये आपका देखिए ये खाने का सोडा हो गया, ये आपका धावन सोडा है Na2CO3 जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, राइट। ये C है, सी में लिखा हुआ NaCl जो कि है आपका साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, और डी में ऑप्शन में NH4Cl लिखा हुआ है जो कि अमोनियम क्लोराइड होता है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। 15 नंबर देखिए, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो जो ये कॉपर है Cu, ये आपका हाइड्रोजन से ये जो है हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है अम्ल से, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन से कम अपक्रियाशील होती है, यानी कि हाइड्रोजन इससे ज्यादा, कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ धातु ऐसी होती हैं जिनसे ज्यादा हाइड्रोजन अपक्रियाशील होता है। इस कारण से जो हाइड्रोजन ज्यादा अपक्रियाशील है तो वो धातुएं कम अपक्रियाशील होती हैं, जिस कारण से वो अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन को निकाल नहीं पाती हैं। देखिए तो सही हो जाएगा Cu, ऑप्शन नंबर सी। देखिए Li जो विकर्ण होता है, देखिए ऐसे कॉपर ही नहीं, कॉपर के अलावा भी जैसे आपका मरकरी हो गया Hg होता है, और Ag होता है सिल्वर जिसको कहते हैं, और Au आपका सोना हो गया, उसके बाद आपका प्लेटिनम हो गया। तो ये कुछ और धातुएं हैं जो कि ये जो कुछ और धातुएं हैं जो कि अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं, राइट। Cu भी उसमें से है, तो Cu इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, लिथियम Li लिखा हुआ विकर्ण संबंध प्रकट करता है किसके साथ में। तो जो लिथियम होता है वो देखिए यहाँ पे नीचे मैंने आपको विकर्ण संबंध दिखाया हुआ है, ये देखिए जो विकर्ण संबंध होता क्या है। अगर आपको यही क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे लिखना कि आवर्त सारणी जो होती है उसमें द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के कुछ तत्व, राइट, द्वितीय आवर्त के, ऐसे लिखना, द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के साथ में विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम लोग विकर्ण संबंध बोलते हैं। जैसे द्वितीय आवर्त में जो तत्व है लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, ये आपका तृतीय आवर्त के कुछ तत्व, जैसे लिथियम आपका मैग्नीशियम के साथ में और बेरिलियम आपका एल्यूमिनियम के साथ में विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में था कि लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है, तो आपको दिख गया कि Mg के साथ में ये विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। एसिटल्डिहाइड का IUPAC पद्धति में नाम क्या होगा। तो एसिटल्डिहाइड का CH3CHO ये आपका इसका फॉर्मूला होता है एसिटल्डिहाइड का। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, मेथ, उसके बाद एथ बनता है, राइट। तो ये बन जाएगा एथ, और चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो एन बनता है, एथेन हो जाएगा ये एथेन। और अब इसमें प्लस का CHO फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका होता है अल, राइट। तो एथेन प्लस अल जुड़ जाएगा तो एथेनल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एथेनल, राइट। तो एथेनल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम लोग IUPAC पद्धति का नामकरण करते हैं बच्चों। 18 नंबर देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो मीथेन जो होता है प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है, इसलिए मीथेन इसका मुख्य अवयव हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी तंत्र, मतलब कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने वाला जो पार्ट होता है उसका नाम क्या है, वृक्क, जिसको हम लोग किडनी भी बोलते हैं, ये सही हो जाएगा। प्रमुख की बात कर रहे हैं, देखिए त्वचा से भी कुछ, जैसे स्वेट हमारा जो क्या कहते हैं पसीना होता है, स्वेट बोलते हैं, वो भी निकलता है, तो त्वचा भी। लेकिन प्रमुख की बात कर रहा है तो वृक्क जो होता है, किडनी, जो कि फिल्टर का काम करता है, राइट, जो यूरिन वगैरह को अलग कर देता है ब्लड से, तो वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, यकृत जो होता है, लीवर जिसको इंग्लिश में कहते हैं यकृत को, वो क्या स्रावित करता है। तो यकृत से हमारा पित्त रस जो होता है वो स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पित्त रस, राइट। आगे देखिए, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो 3 जोड़ी जो होती हैं वो लार ग्रंथियों की संख्या होती है, वैसे बहुत होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 3 जोड़ी आपकी लार ग्रंथियों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है, ये इसका मुख्य कार्य क्या होता है। ये आपका ब्लड में पाया जाने वाला एक पदार्थ है, तत्व है, जो कि इसकी के कारण ये रेड भी दिखता है, और इसका मेन काम है कि ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर के जाना बॉडी के अलग अलग सभी पार्ट्स में। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है, ये आपका मदद किसमें करता है, श्वसन में काम करता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि की बात कर रहा है। तो कौन सी ग्रंथि जो नर जनन अंगों से संबंधित है, तो वो है प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो नर जनन अंगों से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
24 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली जो ऑक्सीजन गैस होती है वो किससे निकलती है? जो H2O होता है, पानी, इसी में ऑक्सीजन रहता है। तो ऑक्सीजन गैस कहां से निकलती है? पानी से ही आपका इस प्रक्रिया के दौरान जो पानी रहता है वहीं से वो बन करके पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा रहती है उस वही जो है कन्वर्ट होकर के आपकी ऑक्सीजन के फॉर्म में निकलती है, ऑक्सीजन गैस के रूप में। तो ऑप्शन क्या सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, जल से जो है आपका ऑक्सीजन गैस निकलती है। 25 नंबर, मादा लिंग हार्मोन इसमें से कौन सा है? तो एस्ट्रोजन जो होता है वो आपका मादा लिंग हार्मोन होता है। एंड्रोजन जो होता है वो आपका पुरुष लिंग हार्मोन होता है। इंसुलिन आपका एक जो है इंसुलिन एक एंजाइम है आपका, राइट। तो इस तरह से ये हो गया। और एड्रिनल ये ग्रंथि का नाम होता है। 26 नंबर देखिए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस तरह से होता है? तो ये मुकुलन के द्वारा होता है। आपको बता दें, मुकुलन जो होता है ये मुकुल, राइट, बड या यूं कह लो कि कली, बड या कली होता है, राइट, कली। जैसे कोई पेड़ है उसमें से, जैसे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये आपका हाइड्रा का फिगर है। यहाँ पे ये देखिए, ये बना हुआ है मुकुल, इसी को हम लोग कहते हैं मुकुल। ये एक पूरा पूरा हाइड्रा है, उसमें से एक हिस्सा में यहाँ पे से निकला हुआ है, यहाँ ये हिस्सा और बड़ा हो गया है, यानी वो कली, यानी कली को मुकुल बोलते हैं। और ये देखिए, अब यहाँ पर एक पूरा नया हाइड्रा तैयार हो गया, यानी एक नया हाइड्रा आपका बन गया इस तरह से। तो एक मुकुल जो है बढ़ते बढ़ते जो है, यानी कि अगर इसको, एक चीज और है कि हाइड्रा को जो है अलग अलग पार्ट में अगर हम काट देते हैं तो इसका हर एक पार्ट अपने आप में मुकुल का फॉर्म लेकर के एक नया रूप, यानी कि एक नया हाइड्रा तैयार कर देता है, एक नया जीव तैयार हो जाता है। तो ऐसा जो जनन होता है इसको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। और चूंकि इसमें आपका मुकुल बनता है और वो मुकुल ही आपका एक नए फॉर्म में जाता है, इसलिए हाइड्रा में जो जनन होता है अलैंगिक जनन, वो आपका मुकुलन के द्वारा कहलाएगा। साथ ही साथ में ये जो टेक्निक होती है कि जैसे अगर किसी पार्ट को आप अलग अलग भागों में काट दीजिए तो हर एक पार्ट में नए जीवन को देने की क्षमता जो आ जाती है, इसी को हम लोग पुनरुद्भवन भी कहते हैं, राइट। तो ये भी एक जनन का तरीका है। तो इसमें पुनरुद्भवन की भी प्रक्रिया होती है, किसमें? आपका हाइड्रा में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपका मुकुलन ना दे करके पुनरुद्भवन लिख देगा, तो वो भी आप सही आंसर कर दीजिएगा। पुनरुद्भवन का मतलब पुनः उत्पन्न होने की क्षमता। अगर इसको हम पार्ट पार्ट में काट दें तो इसमें कहीं ना कहीं ये पार्ट ऐसे अलग अलग हिस्से जो है वो अपने एक नए रूप में बदल जाएंगे। 27 नंबर देखिए, निषेचन के बाद जो फल में बदलता है, फल में कौन बदलता है निषेचन के बाद? तो जो आपका अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। जरा यहाँ पे एक फिगर है, उस फिगर को जरा देखिए। पुष्प के जो भाग हैं इसमें से आप देखिए, जो ये ग्रीन पार्ट का ये वाला कलर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये अंडाशय लिखा हुआ है, ये वाला। और अंडाशय के अंदर में बीजांड होता है। और ये आपका ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट आपका क्या है? पुंकेसर होता है। पुंकेसर का ये आपको डिटेल में और अंदर में बताया हुआ है, परागकोश, लघु बीजाणु, धानी, ये सब होता है योजी। लेकिन मुख्य भाग की बात करें तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, पुंकेसर, राइट। और उसके बाद आपका अंडाशय, यहाँ पे ये इसको दल बोलते हैं, ये वाला। और ये जो आपका हरा हरा ये दिख रहा है, इसको बाह्यदल बोलते हैं। तो ये इसके मेन पार्ट हैं। तो अंडाशय के अंदर ही बीजांड होता है जो कि आपका बीज के रूप में बदलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? निषेचन के बाद फल में कौन बदल जाता है? तो जो अंडाशय होता है आपका, वो आपका फल के रूप में बदल जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय। तंबाकू देखिए, तंबाकू में पाया जाने वाला जो उत्तेजक पदार्थ होता है वो आपको उसको बताना है कौन सा होता है। तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो सही आंसर है बच्चों जो इसका देखिए 28 नंबर, तंबाकू में क्या? निकोटीन पाया जाता है। आपने देखा होगा, प्रचार में भी बताता है। यहाँ पे कैफीन जो होता है, कैफीन, राइट, कैफीन जो कॉफी और चाय होती है उनमें पाया जाता है। LSD जो नाम लिखा हुआ है इसका पूरा नाम होता है लिसर्जिक एसिड और डाइएथाइलामाइड, राइट। लिसर्जिक एसिड डाइएथाइलामाइड, राइट। तो ये इसका नाम होता है। ये एक आपका फंगस होता है, राइट, जो मशरूम होता है, फार्म किया जाता है, उसमें ये पाया जाता है। तो मार्फिन जो होता है, अब मार्फिन जो होता है आपका देखा होगा अफीम के पौधे में ये मिलता है। तो ये इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू में क्या मिलता है? निकोटीन। तो मार्फिन किस में मिलता है भाई? अफीम में। कैफीन चाय में या फिर कॉफी में। अगला देखिए 29, किसी प्राणी की जीनी संरचना को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। ये आपका सही आंसर ए वाला हो जाएगा। 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या या गुणसूत्र कहते हैं इसको हिंदी में।
कितनी होती है, राइट। तो ध्यान देना जरा कि जो गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के अंदर में, गुणसूत्र, इसमें ये जो है आपका 23 जोड़ी, राइट। टोटल अगर गुणसूत्र की बात करता है तो कितने होते हैं, 23 जोड़ी, राइट। 23 जोड़ी गुणसूत्र, जिसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं, 22 जोड़ी वो क्या होते हैं, आपका ऑटोसोम कहलाते हैं। क्या, ऑटोसोम, राइट। 22 जोड़ी ऑटोसोम जो कि कॉमन रहते हैं मेल और फीमेल दोनों में। आगे देखिए, और एक जोड़ी जो होता है, एक जोड़ी का मतलब होता है दो, राइट। एक जोड़ी आपका क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, राइट। लिंग गुणसूत्र कौन सा, या तो एक्स या फिर आपका वाई, राइट। एक्स एक्स या फिर एक्स वाई, राइट। ये आपका, ये एक जोड़ी हो गए, एक ये और एक ये। तो यही जो एक जोड़ी होता है, उन लिंग गुणसूत्र का मतलब उनसे हमारा जो लिंग जो होता है उसका वो डिसाइड होता है, जबकि जो 22 जोड़ी होते हैं उनके जो बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक जो विशेषताएं होती हैं, किसी एक आदमी से दूसरे अंदर में जो लक्षण जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, वो सभी उन 22 जोड़ी में रहते हैं। और जो लिंग गुणसूत्र रहता है एक जोड़ी, उसमें आपका उससे डिसाइड होता है कि वो मेल है या फिर फीमेल है, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 22 जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑटोसोम की संख्या शुक्राणुओं में कितनी होती है, तो 22 जोड़ी ऑटोसोम। और लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं आपके, तो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, राइट। तो ये इस तरह से गुणसूत्र को क्रोमोसोम बोला जाता है, क्रोमोसोम, राइट। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये क्रोमोसोम 23 जोड़ी अगर टोटल की बात करता है, और जिसमें से 22 ऑटोसोम पूछ रहा है, ऑटोसोम कितने हो जाएंगे, 22, गलती मत करना, राइट। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगर एक जोड़ी की बात करता है तो एक जोड़ी वो क्या होते हैं, वो लिंग गुणसूत्र, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आपने काफी नई सारी चीजें सीखी होंगी इसमें। तो मिलते हैं जल्द ही कुछ और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।